Very good morning, friends. And yes, we are going to start with chapter number 2. Everyone, chapter 2 जो है हमारा BCK का, that is called as business environment. So let's start with one very simple example. Meet Mr. Dhondu. He is a very learned person. He is चतुर कैटेगरी पर्सन. और जो धोंडू है उसको एक खतरनाक बिजनेस आइडिया आया है. ही इज इंटेलिजेंट, तो वो सोच रहा है कि कुछ एक जबरदस्त बिजनेस करे, और उसके दिमाग में ना एकदम मस्त बिजनेस आया. वाकई में बिजनेस आइडिया एकदम मस्त था. वड़ा पाव बेचना है. अच्छा. तो ये बिजनेस आइडिया कुछ ऐसा है जो वो रिवील नहीं करना चाहता है आपके सामने, मगर वो बोल रहा है कि मल्टी बिलियनियर आइडिया है, मल्टी बिलियनियर बनने का आइडिया है. बट व्हाट ही सेज कि मेरा आइडिया इतना ब्रिलियंट है कि मैं अपने आइडिया पर ही स्टिक रहूंगा और मैं आसपास क्या हो रहा है कुछ भी नहीं देखूंगा, सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस कर कर ग्रो करूंगा. उसे कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट का, उसे कोई लेना देना नहीं है आसपास क्या चीजें चल रही है, कैसे चल रही है, कोई लेना देना नहीं है. ही इज जस्ट सिंपली हैप्पी इन हिज ओन वर्ल्ड एंड ही फील्स दैट दिस बिजनेस आइडिया विल चेंज हिज फ्यूचर. एंड दिस कंपनी वॉट एवर ही इज थिंकिंग टू मेक, ये कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनने वाला है. क्या आप इस कंपनी में इसके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो? क्या आप रेडी हो? इधर कोई है क्या मेरे साथ जो रेडी है? कोई नहीं? कोई तो रेडी हो. मिस्टर धोंडू आइडिया क्या है वो बाद में रिवील करेगा वो आइडिया. एंड वाकई में आइडिया ब्रिलियंट है. आइडिया ऐसा आइडिया है जो किसी ने नहीं सोचा और पूरा काया पलट कर देगा. बट ही सेइंग वो आइसोलेशन में काम करेगा, अपने बिजनेस पर फोकस करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं आसपास क्या चल रहा है. ऐसे बिजनेस आइडिया में आप इन्वेस्टमेंट करोगे क्या? बहुत इंटेलिजेंट आदमी है. नहीं करोगे? श्योरली नहीं करोगे. कोई है यहां पर जो इसका कोई इन्वेस्टर रेडी है? कोई नहीं है. कोई भी रेडी नहीं है. धोंडू अकेला रह गया. मगर क्यों रिजेक्ट किया आपने? क्यों रिजेक्ट किया आपने प्रपोजल? आइसोलेटेड नहीं चाहिए. आइसोलेटेड मतलब 2 लोग तो भी चाहिए. हैं? क्या बोल रहे? बिजनेस आइसोलेशन में कभी काम नहीं कर सकता. उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है. एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर की चीजें. ओके. और कोई आंसर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साइमल्टेनियसली काम करना चाहिए उसने, वो इग्नोर करके काम नहीं कर सकता. क्या होगा अगर किया तो? गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गए, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो गए, फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज चेंज हो गए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हो गए. आप तो जानते हो मोदी को, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता है. शाम 8 बजे, रात 8 बजे नेशनल टेलीविजन, पीछे फ्लैग होता है इंडिया का. और भाइयों और बहनों, और कोई ऐसा अनाउंसमेंट जिसमें ऑब्वियसली आपके बिजनेस का फ्यूचर चेंज हो जाए. नो डाउट ऐसे हो सकता है क्या? मगर क्या गवर्नमेंट ये कर सकता है क्या? यस. इनफैक्ट हमको तो ये सरकार आने के पहले पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ सच में सरकार इंपैक्ट कर सकता है. ये सरकार ने तो अपने को हिला डाला. सब कुछ समझ गया कि अपने को सरकार के हाथ में अपना बिजनेस है. और बिजनेस ही नहीं, बिजनेस के बहुत से एलिमेंट सरकार के हाथ में होते हैं. लॉ, नॉट जस्ट लॉ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, राइट. आपके बिजनेस के आसपास वाली चीजें जैसे कि आपके डेमोग्राफिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको एनवायरनमेंट बोलते हैं. डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मतलब क्या? ओवरऑल जो आपकी कंट्री है, ये जो आपकी इकोनॉमी है, इसमें कितने लोग लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, कितने कौन से रेसिज्म से आए हैं, मतलब रेसिज्म है आपकी कंट्री में या नहीं है, आपकी कंट्री में इक्वालिटी ऑफ इनकम है या नहीं है. ये बहुत से फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट करते हैं. यू कैन नॉट रन बिजनेस इन आइसोलेशन. बिजनेस कभी भी आइसोलेशन में हो ही नहीं सकता. दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल. भले वो आइडिया किसी का भी हो और कितना भी ढासू आइडिया हो, वो बिजनेस कभी भी आइसोलेशन में नहीं चल सकता. तो आपने क्या सजेशन देना चाहिए मिस्टर धोंडू को कि बिजनेस के एनवायरनमेंट पर ध्यान दे भाई. तो बिजनेस का एनवायरनमेंट धोंडू पूछता है क्या? ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, मेरे आगे क्या? तो तुम उसको समझा रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है. ठीक है. तो सबसे पहले
जब हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इज इट कांस्टेंट और इट इज एवर चेंजिंग? एवर चेंजिंग होता है। कांस्टेंट तो दुनिया में कोई चीज नहीं है। देयर इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का स्टेटमेंट क्या है? इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसीज दैट सर्वाइव, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसीज दैट सर्वाइव, नॉट द इंटेलिजेंट वन। देन हु विल सर्वाइव? स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं सर्वाइव करेगा, इंटेलिजेंट भी नहीं सर्वाइव करेगा, फिर कौन सर्वाइव करेगा? द वन हु इज मोस्ट रेस्पॉन्सिव टू चेंज। जो चेंज के लिए रेडी है वो इस दुनिया में टिके रहेगा। तो ये जो चार्ल्स डार्विन है ये एनवायरमेंटलिस्ट है, जो एनवायरमेंट पे स्टडी करते हैं ना, वो स्पेसीज ये वर्ड से समझ गया होगा, ये बायोलॉजी के एंगल से बात कर रहे हैं। स्पेसीज और उनके सर्वाइवल की बात चल रही है, मतलब ये बायोलॉजी के एंगल से बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट के एंगल से बात कर रहे हैं। मगर अब एनवायरमेंट में वो स्पेसीज टिकेंगे जो चेंज के लिए अडेप्टेबल है। वैसे सेम अगर मैं इस स्टेटमेंट को बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट करूं तो वो भी सही है। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द बिजनेसेस दैट सर्वाइव, नॉट द इंटेलिजेंट, बट द वन हु आर मोस्ट रेस्पॉन्सिव टू चेंज। क्योंकि आप देख रहे हो, एंड स्पेसिफिकली प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड कितना चेंज हुआ, लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज हो गए, कितने लोगों ने अपने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट चेंज कर दिए, कितने लोगों ने खुद को माइग्रेट कर दिया एक प्लेस से दूसरे प्लेस, कितने लोगों ने सोचा दुनिया का देखने का नजरिया उनका चेंज हो गया। तो ऑब्वियसली इतने चीजें चेंज होती है हर सेकंड, हर मिनट में, तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस पे भी इनका कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता ही है। तो आपने क्या करना चाहिए? खुद को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना चाहिए। और अगर आप चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबल हो, अगर आप चेंज करने के लिए उसको एडॉप्टेबल हो, तो आप टिक पाओगे, अदरवाइज आपका टिकना पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ये दुनिया का नियम है। वही टिकेगा जो फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हर वक्त देयर विल ऑलवेज बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब मैं टिकूंगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। भले ही तुम कोई भी हो, तुम अंबानी हो या तुम अदानी हो या तुम कोई भी हो, तुम्हें स्ट्रगल रहेगा तुम्हारे एग्जिस्टेंस के लिए। तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अब जो मैंने कर दिया अब तो ये टिके रहेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्ट्रगल फॉर योर एग्जिस्टेंस। इफ यू वांट टू सर्वाइव यू हैव टू बी फिटेस्ट until unless you are BSNL, government entity, least change, you know, गया तेल लेने आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, क्या रिलायंस, जियो। अपन कौन है? सरकार, सरकारी कंपनी है, अपन अपने हिसाब से ही काम करेंगे। ले देंगे लोग 200 MBPS की स्पीड, अपन देंगे 10 MBPS, राइट? कौन से जमाने में काम करते हैं? और रेस्पॉन्सिव है क्या? नहीं है। फिर उनको टिके रहना कैसे पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज वो गवर्नमेंट एंटिटी है, वो टिके है, जस्ट बिकॉज लोगों का ट्रस्ट है, एंड एट द सेम टाइम लॉस भी हुआ तो वो फर्क नहीं गिरेगा, इसलिए वो टिके। अदरवाइज तो कब का वो बंद भी हुए रहते। एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज मतलब क्या? हर बार नए स्पीसीज आएंगे ही आएंगे। जैसे नए स्पीसीज आएंगे वैसे ऑब्वियस सी बात है कि नए बिजनेसेस भी आएंगे। कैन यू स्टॉप समवन फ्रॉम एंटरिंग इनटू योर बिजनेस? तो फिर आपको क्या करना है? उनको तो स्टॉप नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? आपके सर्वाइवल के लिए आप खुद ही स्ट्रगल करोगे और आप इंश्योर करोगे कि आपको अगर सर्वाइव करना है तो यू शुड बी फिटेस्ट, मतलब कंपटीशन में टिकने लायक होना चाहिए। आप कंपटीशन में टिकने लायक होना चाहिए, आप समझे? हु गेव द स्टेटमेंट? वो जो अपन ने अभी पढ़ा हो, चार्ल्स डार्विन। रिमेंबर दिस नेम। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक फर्म इमेजिन करते हैं, उसके आसपास का एनवायरनमेंट देखते हैं, ठीक है? तो फर्म के आसपास का एनवायरनमेंट में उनके कस्टमर्स आते हैं, फर्म के एनवायरनमेंट में उनके कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं, देन उनके एनवायरनमेंट में क्रेडिटर्स भी आएंगे, एट द सेम टाइम उनके एनवायरनमेंट में सप्लायर्स रहेंगे, एंड उनके एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट भी पिक्चर में आता है। करेक्ट? जस्ट एग्जाम्पल है ये कि फर्म के एनवायरनमेंट में ये सब चीजें हैं, राइट फ्रॉम कस्टमर, कॉम्पिटिटर, क्रेडिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, सब सब सब। अब आपको पता है कि देयर आर टू वर्ड्स, एक है
कंज्यूमर, कंज्यूमर समझता आपको, श्योरली समझता, और एक कस्टमर, वन एंड द सेम? नो, नहीं, वेरी गुड, सेम नहीं है। फिर जरा समझाओ क्या डिफरेंस है। कस्टमर बाय करता है और वो यूज करता है या नहीं करता है, वो उस पे डिपेंड है। एग्जैक्टली, कस्टमर वो है जो बाय करता है, कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम कर रहा है उसे। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी क्लास से जाते हो तो आपकी ग्रैंड पेरेंट्स के लिए मेडिसिन ले जाते हो, हु इज बायर? आप। तो कस्टमर कौन हुआ? तुम ही हुए। मगर क्या तुम कंज्यूमर हो? तुम्हें तो गोली का नाम भी पढ़ने नहीं आता, तुमको बस बोला है मैसेज में या लिखा है दिया है, बस वो तुम चिट्ठी दिखाते हो, एमआरपी भी नहीं चेक करते तुम, ना एक्सपायरी चेक करते, कर लिया करो। बट जो भी है तुमने बाय किया है, तुम बन गए कस्टमर। एंड कंज्यूमर कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स, जिनके लिए तुमने वो खरीदा है वो, करेक्ट ना? अच्छा, मार्केट में कौन इंपॉर्टेंट होता है? कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कंज्यूमर ज्यादा इंपॉर्टेंट? कस्टमर या कंज्यूमर? कंज्यूमर। अरे तुम्हें लाने किसने बोला? कंज्यूमर ने बोला, दादाजी ने बोला, दादी जी ने बोला। मतलब क्या हुआ, वो जो बोलेंगे वही तुम लाओगे, तो वो इंपॉर्टेंट हुए ना। तुम तो बस एक मीडिया हो परचेज करने के लिए। कंज्यूमर इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट। To whom you will on whom you will focus? Consumer, remember. Now friends, characteristics of business environment. सबसे पहले business environment is a complex phenomena. कोई आसान फिनोमेना नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि देयर आर वेरियस फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंसेस योर बिजनेस। डू यू एग्री? बहुत से आसपास चीजें चलती रहती है जिससे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा बन गया? कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट दैट इजी। हाँ, मुझे इस बिजनेस का सब कुछ पता है, ठीक है, पता है, आज पता है, अगले 1 महीने बाद, 10 महीने बाद शायद कुछ भी नहीं पता रहेगा या बहुत कम पता रहेगा। उसमें इतने चेंजेस होते रहते हैं। एंड जैसे कि जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, कोल्ड वॉर बिटवीन कंट्रीज, इंडिया चाइना के बीच हुआ था, कोल्ड वॉर हुआ था बीच में। हमने 46 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, इंक्लूडिंग पबजी, किया था ना? वो एग्जांपल भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है। तो कोल्ड वॉर बिटवीन कंट्रीज, चेंजेस इन द इंटरनेशनल लॉज, दे आर सो कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से दो कंट्रीज कब फ्रेंड बनेंगे और कब एनिमीज बनेंगे। नाउ टुडे ओनली आई वाज रीडिंग, तो चाइना एंड पाकिस्तान दे आर डिस्कसिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। नाउ व्हाट? दो दुश्मन एक दूसरे के दोस्त है, ऐसा हो गया ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड हमारा एक के साथ कोल्ड वॉर है तो दूसरे के साथ भी कोल्ड वॉर हो सकता है, या ऐसा है कि इनके कोल्ड वॉर की वजह से हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मुझे बताइए, मेक इन इंडिया इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि चाइनीज हमने इंपोर्ट काफी एक्सटेंट तक कम कर दिए थे। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपका चाइना बैटरी बेचने का बिजनेस है, यहां पर आप मेरे इस कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाजू में एक लेन है, वहां पे आपका एक बड़ा शोरूम है जहां पे आप चाइनीज प्रोडक्ट्स बेचते हो। आप सोचिए, आप इंडिया के महाराष्ट्र के पुणे के एक गली में हो और आपका एक स्टोर है, और इतना छोटा स्टोर, और दुनिया भर में जो बातें हो रही है उसकी वजह से आपका बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है। इंडिया चाइना के बीच इंपैक्ट हो गया, आपका परचेज ही बंद हो गया। आप परचेज ही बंद हो गया तो बेचोगे क्या आप? नाम भी तो भारी रखा था, चाइना कंपनी, है ना? अब क्या, यहां पे देख के लोग पत्थर फेंकते, राइट? पहले आते थे खरीदने के लिए, एक आधी बार पत्थर फेंक देते, मतलब दे विल बैन योर शॉप। एक इंपैक्ट हो गया, क्या हुआ? कोल्ड वॉर बिटवीन द 2 कंट्रीज, और आपका बिजनेस इंपैक्ट हो गया। आर यू गेटिंग? तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। दे आर वेरी डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी डायनेमिक होता है, मतलब फटाफट चेंजेस होते हैं, स्लो चेंजेस नहीं होते हैं। एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिकॉज वेरियस फैक्टर्स आर देयर विच इन्फ्लुएंसेस अवर बिजनेस, एंड दैट टू इन विच प्रोपोर्शन यू डोंट नो। कौन सी चीज का इंपैक्ट कितना हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, मालूम है? जैसे कि यहां पर एग्जांपल में लिखा है, फिल्म इंडस्ट्री जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम रिंगटोन्स एंड डायलर टोन्स। कैन यू इमेजिन? फिल्म का बिजनेस का मेन जनरेशन ऑफ इनकम आपको क्या लगता है? टिकट्स।
बट किसने बोला टिकट से? ये लोग किससे पैसा कमाते हैं? रिंग टोन्स, डायलर टोन्स जो आपको मिलते हैं ना मोबाइल कंपनीज की तरफ से। उसके अलावा ये लोग किससे पैसा कमाते हैं? कभी आपने देखा रहेगा फिल्म के पीछे किसी का पोस्टर लगा रहता है, या जो एक्टर या एक्ट्रेसेस है वो क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का उन्होंने नाम भी ले लिया, फिल्म में हो गया ना एडवर्टीजमेंट। तो ये फिल्म में ये प्रोडक्ट का नाम लेने के तुम्हें क्या लगता है कि प्रोडक्शन हाउस ने पैसा नहीं लिया रहेगा? लिया रहेगा ऑफ कोर्स। तो ये होते हैं अलग अलग डायनेमिक्स जो चेंज हो रहे हैं फटाफट। पहले के जमाने में क्या था मन में, मूवी बनाओ जितना टिकट बिकेगा उतना पैसा आएगा। आज के जमाने में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पिक्चर है फ्री में, तो फिर पैसा कहां से आएगा? ठीक है, ओटीटी के सब्सक्रिप्शन से थोड़ा बहुत शेयर मिलता होगा, बट मेनली एडवर्टाइजिंग, डायलर टोन, रिंग टोन, ये सब चीजों से। उस फिल्म के बेसिस पर और कुछ चीज प्रमोट हो सकती है, तो वो किसी का बिजनेस प्रमोट हो सकता है, तो वो राइट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट, दो चीजें के बारे में बात की अपन ने, एक तो कॉम्प्लेक्स है और दूसरा डायनेमिक है। तीसरी बात मल्टी फैसेटेड। अब ये वर्ड ध्यान से सुनिए दोस्तों, मल्टी फैसेटेड। फैसेट मतलब क्या? फैसेट मतलब एक चीज की तरफ देखने के अलग अलग एंगल्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे जो दिख रहा है यहां से वो आपको सेम दिख रहा है क्या? ऑफ कोर्स नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे तरफ फेसिंग कैमरा है, आपके तरफ नहीं फेसिंग है। तो आपको ऑब्वियसली मुझे फ्रंट दिख रहा है, आपको बैक साइड दिख रहा है कैमरा का। ये लाइट मेरी तरफ है मगर आपकी तरफ नहीं है। वर्चुअल वालों को तो ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, एक चीज एक एंगल से देखेंगे तो अलग दिखेगी, वही चीज दूसरे एंगल से देखेंगे तो अलग दिखेगी। डू यू एग्री? तो बिजनेस एनवायरनमेंट का भी अलग अलग साइड होते हैं, क्योंकि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल किसी एक चीज की वजह से किसी एक का अपॉर्चुनिटी है, तो किसी और के लिए वही चीज थ्रेट भी है। फॉर एग्जाम्पल पबजी बैन हो गया। अब बोलिए, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी था इंडिया का जो पबजी का बैकएंड पे मैनेजमेंट करता था इंडिया के लिए। ये एक गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज की वजह से मेरे पे क्या इंपैक्ट हुआ? इज इट अ थ्रेट फॉर मी और इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी? थ्रेट फॉर मी। बट एट द सेम टाइम दोस्तों, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं मेक इन इंडिया में वो बिल्कुल पबजी जैसे ऐप बना ही रहा था, मगर मेरा ऐप को यूज ही नहीं करता था क्योंकि पबजी 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 इतना फेमस था। अब जैसे ही पबजी बैन हो गया, ये सिनेरियो मेरे लिए क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी बन गई। एक ही चीज थी, गवर्नमेंट का पॉलिसी पबजी बैन, मगर इसके एक के ऊपर इंपैक्ट हुआ थ्रेट का, तो दूसरे के ऊपर इंपैक्ट हुआ अपॉर्चुनिटी का। डू यू एग्री? सो एक चीज किसी एक के लिए अगर थ्रेट है तो किसी और के लिए वो अपॉर्चुनिटी। अपनी जो चाइनीज प्रोडक्ट्स की कंपनी है ना, शोरूम है ना अपना, ये बाजू में अभी जो बोला वो चाइनीज प्रोडक्ट्स अपन बेचते हैं ना, यस। अगर सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कुछ ऐसा स्कीम आ जाता है, आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी आते हैं, भाई और बहनों 45 मिनट्स बात किए, उसमें से काम की बात 2-4 मिनट 5 मिनट की थी, जो भी जिसमें मेन बात क्या करना था उनको कि इंडिया में भी गुड्स बनाओ, इंडिया में प्रोडक्शन करोगे तो इंडिया का प्रोग्रेस होगा, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सब कुछ। आई एम नॉट अगेंस्ट मोदी जी, आई एम जस्ट जोकिंग। जस्ट क्या पता ना ये लेक्चर कौन सुन रहा है और कहाँ सुन रहा है, तो पता नहीं, इसलिए बोल दिया तो अच्छा डिस्क्लेमर बता रहे, तो इट इज जस्ट फॉर ह्यूमर, नथिंग एल्स। अब मुझे बताओ, ये आत्मनिर्भर भारत स्कीम में सपोज मोदी जी ने ऐसा कुछ स्कीम ला लिया, तो इससे अचानक से एक वो बोलते तो बहुत जबरदस्त है, बोलते ही बहुत जबरदस्त है, सॉरी, हाँ, तो वो बोलते ही बहुत जबरदस्त है। तो उस केस में क्या हुआ कि सपोज सब लोग ऐसे मोटिवेट हो गए, नहीं यार, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, हमारा देश बढ़ेगा तो सब होगा, ये वो सब। तो जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हम यूज करते थे उसकी जगह हमने कुछ महीनों के लिए, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए हमने क्या किया, इंडिया मेड प्रोडक्ट्स यूज करने चालू किए। तो ये इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी। शायद उसका मार्केट बन जाएगा, उसका प्रोडक्ट सेटल हो जाएगा, और जो हमारी गली में शॉप है उसके लिए बन गया थ्रेट। 1 महीने तक कोई आया भी नहीं, बराबर है। बस हम शोरूम के सामने जाते थे तो हमको गाली देते थे वो लोग, मोदी जी को सुनो, आत्मनिर्भर भारत क्या लिखते, चाइनीज कंपनी बंद कर, आते भी नहीं थे, मगर बाद में
पता चला कि इंडियन प्रोडक्ट्स क्या हुआ, कितने में मिले, क्या हुआ, अल्टीमेटली वापस बैक टू नॉर्मल हो गया। बट उस वक्त के लिए, 1 महीने के लिए इंपैक्ट हुआ ना, थ्रेट था कि नहीं? और हो सकता था ना कि वो 1 महीने में कोई एक कंपनी एस्टेब्लिश्ड हो गई और उसी का सेल हो रहा है, हो सकता है ना? तो ये क्या बन गया उसके लिए? अपॉर्चुनिटी, और अपने लिए थ्रेट। चलो एग्जांपल लेते हैं। आपका नाम क्या है? प्रतीक्षा। आपका नाम? पार्श्व। ये दो हमारे कंपनी के बहुत होनहार एम्प्लॉयज है। हमारी कंपनी फुटवेयर कंपनी है, जूते चप्पल बनाती ना, यस, एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ऐसा बेचते नहीं, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स हैं हम लोग। और हम बिल्कुल मोटिवेटेड थे आत्मनिर्भर भारत से, और हमने मोदी जी को टेलीविजन पे सुना और हमने हमारी कंपनी फॉर्म की। और पिछले 1 साल से वी आर डूइंग वेरी गुड इन इंडिया, बिकॉज आत्मनिर्भर भारत की वजह से काफी लोग हमारा ही प्रोडक्ट खरीद रहे थे। ठीक है, अब नाउ ऐसे केस में प्रतीक्षा और पार्श्व को हम बोलते हैं कि एक काम करो, तुम दोनों ये कंट्री के ये 2 एरियाज सर्वे कर आओ। ठीक है, एक कंट्री है, उसके ये 2 एरियाज तुम सर्वे करके आओ। तुम अलग जाओ, दोनों के इंडिपेंडेंट रिव्यूज चाहिए हमको कि हमारे लिए वहां पर मार्केट कैसा है। ये दोनों वहां गए, इन दोनों को समझा कि जिस कंट्री में हमने भेजा है वहां लोग जूते चप्पल ही नहीं पहनते, उनको पता ही नहीं जूते चप्पल क्या है। दोनों सर्वे कर वापस आए। बोलो आपका क्या फीडबैक रहेगा? उधर प्रोडक्शन नहीं, उधर सेल नहीं, तुम्हारा भी ये सेम रिप्लाई, नो चांस, नो चांस। तो इसका मतलब इनके लिए, इनके अनुसार कि ये जो था ये क्या था, ये मार्केट थ्रेट था। और कोई बोलता है कुछ अपॉर्चुनिटी है, ये बोल रहे हैं। कैसे? उधर कंपटीशन ही नहीं है भाई, उधर लोगों को सिखाओ जूते चप्पल पहनना, तुम्हारे अलावा कोई बेचेगा भी नहीं। तुम पहली कंपनी रहोगे जो उनको जूते चप्पल बेचोगे, तो कंपटीशन कहां है? अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, चांस ही चांस है, बराबर कि नहीं? यस और नो? अपॉर्चुनिटी। तो सी, एक सिचुएशन 2 अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए क्या बन गया? एक के एंगल से थ्रेट, मजा नहीं है, कुछ काम नहीं है, वहां बिकेगा नहीं। और दूसरा बोल रहा है बेच सकते और हम ही बेच सकते, और अगर हमने बेच दिया तो फिर वी विल हैव नो कंपटीशन देयर। यहां पे जहां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहां तो 50 लोग हैं, वहां तो कोई है ही नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कहना इसे मल्टी फैसेटेड हो गया ये। आप समझे क्या एग्जैक्टली मल्टी फैसेट का मतलब क्या हुआ? एक के एंगल से एक चीज अगर थ्रेट है तो वही चीज दूसरे के एंगल से बन सकती है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक चीज को देखने के अलग अलग एंगल थे। इन्होंने क्या देखा दोनों ने कि वहां कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, तो हम किसको बेचे भाई, आ जाओ वापस, स्कोप ही नहीं है। और दूसरे लोग जो बाद में आंसर दिए उन्होंने क्या बोला? सर अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहां कोई बेचता नहीं है, तो हम बेचेंगे तो हमारा ही गुड्स बिकेगा एंड कंपटीशन विल बी 0, मतलब मोनोपोली। समझे कि नहीं एवरीवन? फार रीचिंग इंपैक्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपैक्ट कैसा होता है? फार रीचिंग होता है। मतलब क्या? आप बिजनेस एनवायरनमेंट को ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि इतनी जगह इसका इंपैक्ट हुआ है। इसका इंपैक्ट कहां कहां कैसे फैलेगा आपको इमेजिन भी नहीं होगा। जैसे कि फार रीचिंग इंपैक्ट को समझना होगा तो ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंपैक्टेड बाय बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट। मेरे बिजनेस का ग्रोथ, मेरे बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी मेरे बिजनेस के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता है कि नहीं होता है? यस। तो फिर मेरा बॉटम लाइन बिजनेस का क्या है? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बोला था बॉटम लाइन का मीनिंग क्या होता है? प्रॉफिट। टॉप लाइन का मीनिंग क्या होता है? सेल। ये 2 वर्ड्स याद रखो, टॉप लाइन सेल्स, बॉटम लाइन प्रॉफिट। अपन बोलते हैं ना अरे बॉटम लाइन बोल रहे हैं, मतलब मुद्दे की बात बोल। ये क्या घुमा फिरा कर बोल रहा है? बॉटम लाइन बता, मतलब क्या? मुद्दे पे आ। तो वैसे ही बिजनेस का बॉटम लाइन क्या है? प्रॉफिट। और टॉप लाइन कहां से कहानी शुरू होती है? सेल्स। याद रहेगा ना, लिखने की क्या जरूरत है, समझेगा ना? टॉप लाइन सेल्स, बॉटम लाइन प्रॉफिट। तो
हमारा ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट हो सकता है ड्यू टू बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप माने में आपको, आदित्य बिरला ग्रुप, दे स्टार्टेड विथ टेक्सटाइल, दे वेंट इनटू सीमेंट, बिरला सीमेंट उनका ही है। देन दे स्टार्टेड विथ रिटेल्स, काफी रिटेल चेन्स जो आज गुड्स बेचते हैं आपके अलग अलग ब्रांड्स, वो सब वही उनके ही ब्रांड्स है। एंड देन टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब चीजें, और लास्ट में टू टेलीकॉम। और यहाँ आके थक गए एक्चुअली वो, क्योंकि आइडिया है, तो आइडिया एज गुड एज नॉट परफॉर्मिंग वेरी गुड बिकॉज ऑफ कोर्स मार्केट कंडीशंस। तो बट तुमने देखा क्या कैसे फार रीचिंग इंपैक्ट था इनका, एनवायरनमेंट चेंज होता रहा, ये बिजनेसेस भी बढ़ाते रहे। चेंज नहीं किया इन्होंने बिजनेस, इन्होंने बिजनेस एक्सपांड किया। एक बंद करके दूसरा चालू करना उसको चेंज बोलते हैं, ये लोगों ने तो ये भी रखा और वो भी चालू किया। सो कैसा डाइवर्सिफाई किया, कैसे एक्सपांशन किया, क्योंकि उनका बिजनेस एनवायरनमेंट का उन्होंने पूरा फायदा लिया। तो इट हैज अ फार रीचिंग इंपैक्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल हेल्प्स यू टू डिटरमाइन योर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एट द सेम टाइम इट गिव्स यू डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। बजट के दिन इतना ध्यान से क्यों बजट देखते भाई, और स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, ड्रोन सर्विसेज एग्रीकल्चर के लिए बूस्ट लाया है, ये सब चीजें कहां से समझी हमको, बजट से समझी। बट बजट क्यों देखा, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज है, वो आने वाले साल में गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करेगा वो दिख रहा था हमको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर आपको क्या मिल गया, इससे आपको मिल गया डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। आपको समझा कि आपने किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्रिप्टो करेंसीज पे ला लिया 30% टैक्स, तो ऑब्वियसली जो लोगों का बिजनेस ही क्रिप्टो करेंसी हो उनके लिए तो वो नुकसानदायक चीज हो गई। आर यू गेटिंग? एट द सेम टाइम उनको एक और बात समझ गई कि क्रिप्टो करेंसी शायद लीगल है, अगर टैक्स लाया जा रहा है मतलब लीगल ही रहेगा ना। तो एक बोलता है अपॉर्चुनिटी, एक बोलता है थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी क्या निकली इसमें, लीगल, कल जेल नहीं जाना पड़ेगा। और थ्रेट क्या है, अरे यार 30% टैक्स है यार, मतलब बचा हुआ 70% ही हाथ में आएगा। समझे? तो ये होता है डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। आपको आपके बिजनेस एनवायरनमेंट से, अब ये सर आप गवर्नमेंट का एग्जांपल क्यों दे रहे हो, मगर बजट का एग्जांपल क्यों दे रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट का बजट भी तो हमारे एनवायरनमेंट का पार्टी है ना। यस और नो? गवर्नमेंट के पॉलिसीज में फिस्कल पॉलिसी भी आता है और मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज भी आता है और मॉनेटरी पॉलिसी आता है, बट वो गवर्नमेंट नहीं देता है, आरबीआई देता है। तो हमको डायरेक्शन फॉर ग्रोथ समझता है। कंटिन्यूअस लर्निंग हमको मिलता है अगर हम एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, तो हमें समझता है कि हम बिजनेस कैसे को और ग्रो कर पाएंगे, हम बिजनेस को और बेटर तरीके से कैसे कर पाएंगे इफ वी स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट। इमेज बिल्डिंग के लिए भी काम में आएगा, मालूम है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट। जब आप आपकी कंपनी का प्रोडक्शन करते थे पहले, तो पैकेजिंग पे वो मेक इन इंडिया वाला शेयर नहीं था। जैसे ही मेक इन इंडिया वाला शेयर का स्टैंप वहां गिरा, आपकी कंपनी की इमेज बढ़ गई। पहले भी आप इंडिया में प्रोड्यूस करते थे, अभी आप सिर्फ क्या कर रहे हो, उस ठप्पे के साथ प्रोडक्शन कर रहे हो। इमेज बिल्डिंग क्या हो गया, सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बोलेगा हम वो कर रहे हैं, सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट। समझा कुछ इमेज बिल्डिंग का इंपैक्ट? एक पर्सन प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स कर रहा है पर डे, दूसरा पर्सन 5,000 यूनिट्स पर डे कर रहा है, मगर दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, मेक इन इंडिया के स्टैम्प के साथ, वो है ना शेयर का स्टैम्प, उसके साथ प्रोडक्शन कर रहा है। तो वो क्या दिखा रहा है, एक तरफ से आई सपोर्ट दिस गवर्नमेंट, आई सपोर्ट मेक इन इंडिया। तो उससे क्या हो गया, उसका इमेज अच्छा हो गया। और ये 10,000 यूनिट्स बनाकर भी पर डे इसका इमेज बिल्डिंग इतना नहीं हुआ। जस्ट अंडरस्टैंड ये सब चीजें आपके बिजनेस पे कैसे इंपैक्ट करती है। मीटिंग द कंपटीशन, आपको एनवायरनमेंट में चेंज होने के बाद उसको अगर स्टडी करोगे तो ही कंपटीशन में आप टिक पाओगे। कंपटीशन को आप ऐसे आइसोलेशन में नहीं रख सकते हो। आप भले ही ढूंढो, आपकी आइडिया बेस्ट क्यों ना हो, वो बेस्ट आइडिया तभी रिजल्ट आती है जब आप आपके कॉम्पिटिटर्स की तरफ भी ध्यान देते हो, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा आपका कॉम्पिटिटर भी था। याद आया क्या आपको? राइट? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। ध्यान से सुनो, अभी लास्ट का कुछ पार्ट बचा है आज के लिए। आपके बिजनेस के और एनवायरनमेंट के अंदर क्या कनेक्शन होता है, बिजनेस का और आपके एनवायरनमेंट का क्या कनेक्टिविटी होता है। तो सबसे पहले योर बिजनेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ योर एनवायरनमेंट। एक्सचेंज समझता है,
मतलब क्या करता है, एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेता है और इंफॉर्मेशन देता भी है। डू यू एग्री? हमारे बिजनेस में आसपास जो एनवायरनमेंट बना है उससे इंफॉर्मेशन हमको मिलता है कि नहीं मिलता है? यस। एट द सेम टाइम वो जो एनवायरनमेंट बना है वो हमसे भी इंफॉर्मेशन लेता है ना, क्योंकि कुछ पार्ट आप भी तो उसका हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, कि आप कॉम्पिटिटर को आपका एनवायरनमेंट बोल रहे हो, तो वो कॉम्पिटिटर के लिए आप भी तो एनवायरनमेंट हो ना, हो कि नहीं हो? समझा कि नहीं आपको? तो ये बन गया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एट द सेम टाइम आप ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहले एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मार्केट कंडीशंस यू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, political and governmental policies, the activities of other business organizations and so on. This information is useful for planning, for decision making and for control purpose. तो ये तीन मुद्दे की वजह से आप क्या करते हो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हो, ताकि आप देखो, मुझे एक बात बोलो, एनवायरनमेंट से हम कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे, क्यों ले रहे? ताकि हम आगे का हमारा प्लानिंग कर पाए। तो हुआ ना प्लानिंग इंपॉर्टेंट, और एक बार प्लानिंग रेडी हो गया तो वो डिसीजन के साथ आगे बढ़ना है हमको, तो डिसीजन मेकिंग हुआ, एंड उससे हमने क्या किया, हमारा कंट्रोल मैनेज कर दिया। जो मार्केट हमारे पास था या नहीं भी था, मगर वो आज हमारे पास आ सकता है। एग्जाम्पल, आपने एनवायरनमेंट से ये समझा कि आपका कॉम्पिटिटर कोलगेट है। आप एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी हो और आपका कॉम्पिटिटर कोलगेट है, और आपको समझा कि कोलगेट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रश ला रहा है। आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक ब्रश, बटन ऑन करो, मुंह में रखो, ऑटोमेटिकली ब्रश हो जाता है, राइट? आप एक ऐसी कंपनी थी जो कोई बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी, बट यस, आपका कॉम्पिटिटर कोलगेट था, और आप अब तक बनाते थे टूथपेस्ट। कोलगेट क्या बना रहा है, टूथब्रश। आप बनाते नहीं थे, वो क्या बना रहा है, टूथब्रश में भी इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश। समझे? ये एनवायरनमेंट से आपको समझा, तो 2 मिनट के लिए आपने सोचा कि अरे यार, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है। अब देखिए, इसको सोचने के अलग तरीके, मल्टीफैसेटेड क्या है। आप सोचोगे अरे यार, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है, हम एक काम करते, प्लानिंग कर लेते कि हम भी इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश बना देंगे, उसी बहाने हम टूथब्रश में चले जाएंगे। आपका डिसीजन मेकिंग फाइनल हो गया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश बना दिया, एंड एट द सेम टाइम आपका कंट्रोल भी एस्टैब्लिश हो गया कि आपको मार्केट का शेयर मिल सकता है। पूरा का पूरा कोलगेट थोड़ा ना खाएगा, हमें भी तो कुछ मार्केट मिलेगा ना। ये एक एंगल है सोचने का। दूसरा एंगल ये है कि ठीक है, वो लोग इलेक्ट्रॉनिक ब्रश बना रहे, टूथब्रश, हम एक काम करते उसका चार्जर बनाते। समझे? तो लेने दो, खरीदने दो, बाकी वो ब्रश कभी ना कभी तो खराब होगा, उनके चार्जर कभी ना तो कभी खराब होंगे, तब कोलगेट का चार्जर तो महंगा रहेगा। हम अगर स्पेशलाइजेशन रखेंगे सिर्फ चार्जर बनाने में, तो लोग हमारा चार्जर खरीदेंगे। आर यू गेटिंग? ऊपर का वो ब्रश के ऊपर का एक यूनिट होता है, वो यूनिट भी नहीं मिलता मानो में अलग से, तो हम वो यूनिट बनाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस वे यू कैन प्लान, यू कैन मेक डिसीजन, एंड यू कैन स्टिल कंट्रोल द मार्केट। तो डोंट यू थिंक कि अगर आप थोड़े सतर्क रहोगे, आसपास क्या चल रहा है देखोगे, तो आप बिजनेस में और गेन कर पाओगे। दिस इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। और जैसे ही ये कोलगेट को पता चलेगा कि अरे तुमने तो चार्जर बना दिया, तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम टूथपेस्ट बनाते, ब्रश बनाते थे, ये इनको समझा, इन्होंने चार्जर बनाया, ये उनको समझा। दिस इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो भी अपने एंगल से कुछ ना कुछ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल वाला पार्ट करेंगे। समझे? एंड आपके जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है, मार्केट कंडीशंस के बारे में आ सकती है, क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या सोशल या डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ रहे हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आता है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आता है इसमें, रिमेंबर। फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंटल एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी पॉलिसीज कैसी है, फिर अदर बिजनेस एक्टिविटीज क्या क्या कर रहे लोग, क्या नहीं, ये सब चीजें जो आपके आसपास चलती है, ये सब इंफॉर्मेशन इधर कवर होती है। एंड ऑफ कोर्स इन इंफॉर्मेशन से आप प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल वाला पार्ट ला सकते हो। समझे? जैसे आप रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में आप देखिए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वैसे ही सेम तरीके से एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज भी होता है। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज,
क्या हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट से रिसोर्स लेता है? अरे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा था सप्लायर, क्रेडिटर, ये लोग हमसे क्या, हम उनसे क्या लेंगे? रिसोर्सेस लेंगे। और ऑब्वियसली हम भी तो किसी को बेच रहे हैं ना, तो उनके लिए हम क्या बन गए? सप्लायर, क्रेडिटर, तो हम भी तो उनके लिए रिसोर्स ही दे रहे हैं ना। तो इट इज एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, या तो हम लेंगे या तो हम प्रोवाइड करेंगे। सो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस मेनली 5 M's आते हैं इधर, याद रखना ये M, 5 M's। 5 M's में क्या क्या कवर होता है? मैन, मनी, मेथड, मशीन एंड मटेरियल। मैन, मनी, मेथड, मशीन एंड मटेरियल। तो इनपुट में क्या क्या आता है? इनपुट्स जब हम बोलते हैं तो इसमें आता है फाइनेंस लेना, मटेरियल्स लेना, मैन पावर लेना, इक्विपमेंट लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेनली इन सब को हम 5 M में डिवाइड करते हैं। कौन से 5 M है? अब देखो, फाइनेंस मतलब मनी आ गया, यस और नो। मटेरियल आ गया, ऑलरेडी मटेरियल बोलकर ही नाम था उधर। फिर मैन पावर को हमने मैन बोला, और इक्विपमेंट को हमने मशीन बोला, यस और नो। तो 5 M's यहां पर कवर हो गए। उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफन इंटरेक्ट विद द फैक्टर्स मार्केट फॉर गेटिंग दीज इनपुट्स। फैक्टर्स मार्केट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के मार्केट से इंटरेक्ट करके हम उनसे क्या लेते हैं? इनपुट्स लेते हैं, ताकि हम हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करें। शायद हमारा आउटपुट किसी और के लिए इनपुट हो सकता है, रिमेंबर। एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, कैसे इंटरेक्शन होता है? परस्यूइंग द नीड्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कैटरिंग टू देम। अभी अपन ने पिछले एग्जांपल में भी क्या देखा? नीड ऑफ एनवायरनमेंट। लोग टूथब्रश खरीद रहे, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश खरीद रहे, ठीक है, नए नए फॉर्म में खरीद रहे। जब इनके चार्जर्स खराब हो जाएंगे तो हमारा चार्जर खरीदेंगे, इसका मतलब देयर विल बी अ नीड फॉर चार्जर्स। तो क्या किया हमने पहले उनकी जरूरतों को समझा, करेक्ट। तो परस्यूइंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कैटरिंग टू देम। कैटर किया कि नहीं किया? हमने टूथब्रश बनाया या चार्जर बनाया? चार्जर बनाया, तो हमने उनकी नीड को कैटर किया। अच्छा, टूथब्रश बनाना ये भी उनकी नीड को कैटर करना है, क्योंकि कोलगेट जब बनाएगा ना तो ज्यादा कॉस्ट में बनाएगा और बेचेगा भी ज्यादा दाम में। हम क्या करेंगे? कम दाम में प्रोड्यूस करके कम दाम में बेचेंगे, क्योंकि कोलगेट बहुत बड़ी कंपनी, उनका एडवर्टीजमेंट पर खर्चा भी बहुत ज्यादा है, उनका रनिंग ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, करेक्ट। तो कैटरिंग टू देयर नीड, सेटिस्फाइंग द एक्सपेक्टेशंस, जो भी आपके मार्केट के एक्सपेक्टेशंस है उसको सेटिस्फाई कर लो। एंड डिमांड ऑफ क्लाइंटेल ग्रुप, जो देखो एक बात बोलता हूं, बिजनेस इज नथिंग बट, बिजनेस इज व्हेन यू मीट अदर्स रिक्वायरमेंट, दैट इज बिजनेस। बिजनेस का सिंपल लॉजिक है, बिजनेस क्या करने का? जो लोगों की जरूरत है वो बिजनेस कर, समझे। सो मीटिंग, पहले तो उनके एक्सपेक्टेशंस देखो क्या है, और फिर उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करो। मतलब उनके क्लाइंटेल ग्रुप, जो भी आपका एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स हो सकते हैं, वो ग्रुप के जो भी डिमांड रहेंगे उनको आप मीट कर लो, उनको वो प्रोवाइड कर लो। दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ व्हाट? रिसोर्सेस। 3 चीजें एक्सचेंज होती है, अभी तक 2 कवर की हमने। पहली इंफॉर्मेशन, दूसरा रिसोर्स, ठीक है, ये दोनों समझे आपको अच्छे से। लास्ट जो एनवायरनमेंट के साथ बिजनेस एक्सचेंज करता है वो है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। कैन योर बिजनेस इन्फ्लुएंस द मार्केट एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट? यस और नो? एंड कैन रिवर्स हैपन? बिजनेस एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंसिंग योर बिजनेस। आपके आसपास का बिजनेस एनवायरनमेंट आप पे इन्फ्लुएंस ला रहा है, आप पे इन्फ्लुएंस ला रहा है मतलब आपको हिला रहा है। हो सकता है? पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? ये देखिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होल्ड्स कंसिडरेबल पावर ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर बाहर के एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। मोर इंक्लूसिव एंड कमांड ओवर रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन, अदर इनपुट्स। ये सब चीजें हम कहां से लाते हैं? एनवायरनमेंट से तो लाते हैं। हमें इनपुट चाहिए, हमें एनवायरनमेंट से लाएंगे। रिसोर्सेज चाहिए, एनवायरनमेंट से लाएंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एनवायरनमेंट से लाएंगे। हम भी तो एक एनवायरनमेंट का पार्टी है ना, यस और नो? इसलिए यहां लिखा है मोर इंक्लूसिव, मतलब वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, वी कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। इट ऑफर्स रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, incentives and
रिवॉर्ड्स। तो ये 3 चीजें जो ग्रीन में लिखी है ये पॉजिटिव चीजें है। ये जो चीजें है ये कहां से आ रही है? एनवायरमेंट से आपके पास आ रही है। ये चीजें आप पे पॉजिटिव इंपैक्ट दे रही है। नेगेटिव इंपैक्ट देने वाली चीजें रेड में लिखी है। इट कैन ऑल्सो गिव यू कंस्ट्रेंट, थ्रेट एंड रेस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रेंट भी लाई जा सकती है आप पे थ्रेट भी आ सकता है, आप पे रेस्ट्रिक्शन भी आ सकता है। एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल। यू नो दिस कंपनी ब्रिटानिया, HUL, हिंदुस्तान लीवर, है ना? ये कंपनीज पहले प्रोडक्ट्स लाते थे, FMCG प्रोडक्ट्स। अभी भी इनके FMCG प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छे बिकते हैं। बट जो FMCG प्रोडक्ट्स ब्रिटानिया पहले बेचता था, हिंदुस्तान लीवर पहले बेचता था, जिसका ओरिजिनल नाम तो यूनिलीवर है। ये जिस कंट्री में जाता है वहां का लीवर बन जाता है। हिंदुस्तान में आएगा हिंदुस्तान लीवर बोलेगा, पाकिस्तान में जाएगा पाकिस्तान लीवर बन जाएगा। यस, द ओरिजिनल नेम इज यूनिलीवर। ठीक है, तो वो सब जगह का लीवर है। अब यहाँ पे इंडिया में ये लोग इतने अच्छे गुड्स बेचते थे पहले। जैसे ही एनवायरमेंट में एक चीज हुई, एंट्री ऑफ बाबा आ गए। ओके, एंड बाबा ने बोला भाई ये क्या चल रहा है, कैंसर 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 कैंसर, है ना? और इन्होंने क्या किया? केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स को अटैक किया। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, लोगों को समझा कि अरे भाई आजकल कैंसर वैंसर हो रहा है, इसका रीजन ये था। और उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, हम आपके FMCG गुड्स ही देंगे आपको, मगर इन आयुर्वेदा फॉर्मेट, आयुर्वेदिक फॉर्मेट में हम आपको आपके FMCG प्रोडक्ट्स देंगे। और इन्होंने सबसे खतरनाक चीज क्या की, इन्होंने अपना टारगेट रखा। अच्छा, FMCG ये जो आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, ये पहले कोई और कंपनी ने दिया नहीं क्या? दिया, 2 बड़े कंपनी थे, डाबर एंड बैद्यनाथ। ये इतने डिटेल में हमको पता है क्योंकि अपने YouTube चैनल पे इसका एक केस स्टडी है पतंजलि का, कि कैसे पतंजलि ने अपना बिजनेस ग्रो किया। उस रिसर्च में मुझे ये सब समझा कि डाबर एंड बैद्यनाथ ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज थे, इन्होंने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बहुत पहले लाए थे और बहुत सालों से इनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मार्केट में थे। फिर इन्होंने कभी ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, इनको कभी हिलाया नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये मेडिसिन 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 नाम से बेचते थे। पतंजलि ने कभी मेडिसिन नाम से बेचा ही नहीं। पतंजलि ने बोला बिस्किट खाओ और इससे ये ठीक कर दो, ये जूस पियो इससे वो ठीक हो जाएगा, ये रोज सुबह उठकर ले लो, ये कोई मेडिसिन नहीं है मगर इससे ये ठीक हो जाता है। तो ये क्या हो गया, उन्होंने FMCG गुड्स के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। दूसरी बात, इन्होंने सबसे मेन क्या किया, अपने गुड्स को केमिकल फ्री बनाया नहीं, बट कोट तो करते, बनाया नहीं पता नहीं, बट केमिकल फ्री ये बोलते। एंड एट द सेम टाइम ये क्या बोलते हैं कि ये सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, इनसे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। बोलने के लिए तो क्या, इन्होंने कोरोना की मेडिसिन भी लाई थी, बट इन पे केस हो गया कि ये कोरोना की मेडिसिन है ही नहीं। जब तक केस हुआ था और उसके रिजल्ट्स आए थे तब तक तो इन्होंने मेडिसिन बनाने का कॉस्ट भी रिकवर कर लिया, क्योंकि लोग लाइन में रुक कर खरीद लिए कोरोनिल। समझ रहे हो बात को? तो एनवायरनमेंट में कुछ चीजें, अब जैसे ये पतंजलि ये जो अटैकिंग मोड में था, ये उस फेज में ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, PNG ऐसी कंपनीज के लिए ये क्या बन गया, रेड वाला टाइम। रेड वाला टाइम कंस्ट्रेंट बन गया, थ्रेड बन गया, ये बन गया उनके लिए रेस्ट्रिक्शन। लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए, लोगों को पता नहीं क्यों पतंजलि पतंजलि पसंद आने लग गया, और ये पतंजलि के एंगल से ग्रीन वाले आइटम बन गए। एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव, रिवॉर्ड। वैसे भी कैंसर तो बढ़ ही रहा है, क्यों ना फिर कैंसर का पूरा ब्लेम इस पे डाल दे कि आप ये प्रोडक्ट यूज करते हो, कैंसर तो होने ही वाला है, इस पर शिफ्ट हो जाओ, है ना? उसी वक्त बराबर कैसे नेस्ले की मैगी बैन होती है लीड कंटेंट की वजह से, और विद इन अटैकिंग पीरियड ऑफ जस्ट 60 डेज to 70 डेज अपने पतंजलि का आटा नूडल्स लॉन्च होता है। हुआ ना? किसी एक के लिए अपॉर्चुनिटी तो दूसरे के लिए थ्रेट। लीड कंटेंट पे केस ठोका गया था। लीड कंटेंट मैगी में इतना ज्यादा है कि कैंसर होता है। ये लीड कंटेंट को प्रूव करने के लिए लेबोरेटरी में सैंपल्स भेजे गए। बहुत महीनों के रिसर्च के बाद पता चला कि इतना लीड कंटेंट है ही नहीं कुछ कि कैंसर हो सकता है। कैंसर नहीं हो सकता है, ये प्रूव हो गया एंड क्लीन चिट मिल गया। बट क्लीन चिट मिलने तक मैगी बैंड था एंड उस फेज में पतंजलि का आटा नूडल बिक रहा था। तो मतलब कहने से पतंजलि वॉज इन ग्रीन, अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव था,
और एक बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा था कि कस्टमर आके मैगी का सब्स्टिट्यूट मांग रहे थे। वो क्या मांग रहे थे? पतंजलि का मैगी दो भैया, पतंजलि का मैगी दो। हाँ ठीक है, जो बुलाओ ये ले लो, है ना। दैट वाज सच अ बिग इंसेंटिव फॉर देम। एंड मैगी के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी रहने के बावजूद भी वो प्रोडक्ट बैंड था, राइट। उस फेज में भी तुमने मैगी खाई रहेगी, है ना। लीड कंटेंट प्रूव होने तक भी क्यों रुके ना। सोचा रहेगा अब तक कैंसर होना था तो वैसे भी हो गया रहेगा, तो क्यों ना खा के मरे, है ना। इतनी मैगी खाई है कि अगर सच में कैंसर होता है तो पहले अपने को तो प्रूव है। आई रिमेंबर उस वक्त ब्लैक में मैगी बिकती थी, छुप छुप के लोग बेचते थे। मेरे से लिया बोलने का नहीं, 2 पैकेट ही मिलेंगे, ठीक है भैया। तो इट वॉज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, बराबर कि नहीं। तो ये सब 3 चीजें हम लोग एनवायरमेंट से क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस एंड इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो इसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए क्या होगा? इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस, पावर। एल कहां है इसमें? इन्फ्लुएंस एंड पावर। ठीक है, कोई बात नहीं, बनाएंगे तो हम बोल देंगे, डिस्कस कर लेंगे फिलहाल तो ये है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इन्फ्लुएंस एंड पावर एक्सचेंज एंड रिसोर्स एक्सचेंज। आ रहा है ना रिसोर्स, इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस एंड पावर, रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये एक्सचेंज होता है आपके एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में एक्चुअली एलएलपी एक्ट 2009 बोला था ना, मॉड्यूल में 2008 दिया है इसको, तो 2009 की जगह इसको 2008 कंसिडर कर लो। वैसे मैं आपको बता दूं, जो रियलिटी है वो कुछ भी हो, मॉड्यूल में दिया है वो आपके लिए सिलेबस है। नया मॉड्यूल क्या दिया है आप बोलो? लेटेस्ट मॉड्यूल में जो दिया रहेगा वो सही है। 9 दिया है, 9 दिया है, तो हम लोग 9 के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों के मॉड्यूल में 2008 रहेगा आप चेंज कर लो, 9 रख दो, क्योंकि हमारे पास गूगल में इंफॉर्मेशन जो भी हो हमारे मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन सही मानी जाती है। हमने प्रीवियस चैप्टर में एलएलपी देखा था ना, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट में होता है, उसमें एलएलपी एक्ट 2009 ही करेक्ट है इसका मतलब, ठीक है। तो आपके किसी के मॉड्यूल में 2008 रहेगा वगैरह तो चेंज कर लो उसको, 2009 इज द करेक्ट नंबर। लेटेस्ट मॉड्यूल में वही दिया है। इज इट डन? सबको समझा यहां तक की बात है? तो हमने एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज देखा। हमने मतलब हमारे बिजनेस का और एनवायरनमेंट का पूरा कनेक्शन देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है एवरीबॉडी। एंड हमारा एक छोटा सा डिस्कशन रह गया, वो है चैप्टर 1 के एमसीक्यूज, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। शैल वी स्टॉप हियर एवरीवन? चलो कोई बात नहीं, स्टॉप करते हैं आज के लिए। बाय बाय, सी यू टुमारो।